हेलो, वेलकम टू चौधरी इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2025। आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्या आया है, कैसा पेपर रहा है, और थोड़े क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है तो ऑलमोस्ट वैसे इजी पेपर था। सो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम याद भी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें देखने के लिए कि अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन याद आते हैं तो आप कमेंट करना। और फर्स्ट पिन कमेंट में और भी क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा। अराउंड 45 क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे 100 में से इकोनॉमिक्स के। आज ही ये पेपर हुआ है 9 से 12, और अराउंड 45 हम अभी डिस्कस करेंगे। और कुछ और भी जो होंगे वो पिन कमेंट में डाल दूंगा, और कुछ एडिट करना होगा वो भी पिन कमेंट में डाल दूंगा। सो डिस्कस करने के लिए जस्ट कि कैसा पेपर आ रहा है। सो सबसे पहले देख लेते हैं लेवल क्या है। सो पेपर का लेवल इजी था। पेपर देख के आपको लगा होगा वाह क्या पेपर आया है, तो कट ऑफ देख के भी आपको लगेगा वाह क्या कट ऑफ गई है। सो कट ऑफ हाईएस्ट जा सकती है, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है। इजी इसलिए था कि हर एक ऑप्शन में कहीं ना कहीं मल्टीपल वाले थे, उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसा था एक जो इजी ऑप्शन था। तो इजी टू मॉडरेट, इजी इसको मतलब इजी साइड ही कहेंगे पेपर को। हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है 200 प्लस जेआरएफ की, ओबीसी की भी जाएगी, और जनरल की मुझे लग रहा है 220 प्लस भी जा सकती है। देखते हैं, कट ऑफ का बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस पे आ जाते हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पैसेज आते हैं। दोनों पैसेज जो है वो थ्योरेटिकल थे। एक पब्लिक गुड का था, इम्परफेक्ट मार्केट का। एक था ग्लोबलाइजेशन जो कम हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डब्ल्यूटीओ की इनकी कोई सुन नहीं रहा, उस पे था। तो पहला क्वेश्चन में बाद में पूछा ये था, इस पैसेज पे क्वेश्चन ये पूछा था ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किसने दिया, तो गैरेट हार्डिन ने दिया। फिर इम्परफेक्ट एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्यों आ जाती है, एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हजार्ड से आ जाती है। अगर आप देखोगे तो पीवाईक्यू में से ऑलमोस्ट पेपर आया है, या वन लाइनर या मल्टीपल जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें भी ऐसा आ रहा है कि जो फेमस लाइन है ना वही पूछी है। फिर इंटरनलाइजेशन कैसे होता है, तो परफेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स आ जाते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे इसमें पैसेज बेस्ड में। और एक ये क्वेश्चन भी था, पब्लिक गुड क्या नहीं होती है, तो उसमें नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल लिखा हुआ था। और भी दो तीन ऑप्शन थे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे ऑलमोस्ट। चार क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएंगे इस पैसेज में से। पैसेज की बात कर रहा हूँ मैं 141 से 150 तक के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। फिर सेकंड पैसेज डीग्लोबलाइजेशन का था, जिस जो बोल रहा है कि डब्ल्यूटीओ के सामने एक पैसेज दिया हुआ था कि लोग कैसे डब्ल्यूटीओ की सुन नहीं रहे, बड़े कंट्री हैं वो इंस्टीट्यूशन का ध्यान नहीं दे रहे, अपनी मन मर्जी चलाते हैं। और पहले ग्लोबलाइजेशन हुआ हो रहा था, अभी ये है ना बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट और डीग्लोबलाइजेशन, नियर शोरिंग जो बोलते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो डब्ल्यूटीओ के लिए चैलेंज क्या है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है। और पैसेज ये पूछा था कि पैसेज क्या करना चाह रहा है, तो एक बड़ा स्टेटमेंट था जो कि कंट्रीज आर नॉट रिलाइंग ऑन मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिलाइंग ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ था। फिर एग्जैक्ट लाइन फ्रॉम पैसेज पे क्वेश्चन आ रखे थे, जो एग्जैक्ट लाइन फ्रॉम पैसेज थे। तो अराउंड 10 क्वेश्चन ये थे, इनमें से आप 8 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो पैसेज पढ़ के। तो 6 क्वेश्चन ये हो गए। फिर सातवां आ रहा कमिटी का मैचिंग था। नरसिम्हा कमिटी 1 था, 2 था रंगराजन चेलिया, और यहाँ पे ये इनसे मैचिंग था शायद फाइनेंस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन, टैक्स रिफॉर्म। तो ये कमेटी हर बार आती है, तो ये पीवाक्यू से था। दूसरा था प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का उसमें पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखा है। तो अपने पास दो होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट में ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट में ये होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जीरो होता है। और अपने को पूछा क्या था क्वेश्चन में, कुछ पूछा ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए और बी। दे रखा था पी ए पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए और बी पूछा है। तो सबसे पहले हम वो ज्ञात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, है ना। तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, राइट। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो दे रखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तरह। सो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8/15 आ जाएगा। ये हो गया दोनों का होने का, दोनों का नहीं होने का इसको एक से नाइदर ए नोर बी को 1 माइनस पी ए यूनियन बी करेंगे तो 7/15 आ जाएगा। तो इसका 7/15 आंसर हो जाएगा। ये आई थिंक एग्जैक्ट क्वेश्चन ही मिला है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन 9। सो ये एक दे रखी थी इक्वेशन, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना था। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम इटरेटिव प्रोसेस लगाते हैं। टी इक्वल टू जीरो लिखेंगे, टी इक्वल टू वन लिखेंगे, टी इक्वल टू टू लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो वाई वन आएगा वन लिखने पे, उस यहाँ से वाई वन को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से वाई टू को रिप्लेस कर देंगे। ऐसे करके हमारे पास ये फॉर्म इक्वेशन आ जाएगी जो कि ये होगी। सो ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
फिर 10th पे चलते हैं। इसमें हमको नेशनल इनकम वाई दे रखा है, कंजम्पशन सी दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट पूछा था। आई थिंक यही क्वेश्चन था। तो सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम लगाएंगे, सबको एक एक को रखेंगे। तो तो ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 1200 करोड़। तो 100% एग्जैक्ट थोड़ा बहुत इसमें शायद चेंज हो सकता है इसमें, पर ये दोनों फिगर सही है। बट आपको यही समझना है कि आपने इस तरीके से किया है तो सही है, बाकी तो आंसर किया जाएगी तो मिल ही जाएंगे। जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो भी चेक कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर एक और न्यूमेरिकल आया था यही वाला, सी प्लस आई प्लस जी का। उसमें इस बार टैक्स रेट दे रखी थी। तो टैक्स रेट और कंजप्शन का ये फंक्शन इस टाइप का फंक्शन दे रखा था, जो कि डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है। तो डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए पहले हम ऐसे टी का यूज करेंगे। टी अगर 30% टैक्स कट रहा है तो डिस्पोजेबल इनकम के लिए 0.7 वाई पहले हो गया। फिर सी प्लस आई प्लस जी में सी अलग से ये दे रखा है ना 0.8 वाई डी, और वाई डी यहाँ से निकाला है। तो 8.8 इंटू 0.7 तो 0.56, तो इस हिसाब से निकालना था। ये वाला डेटा एग्जैक्ट नहीं है, डेटा डिफरेंट था, है ना, पेपर में ये याद नहीं रह पाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये था, बेसिक क्वेश्चन था कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो चेंज आता है क्या। यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन किया ना तो ओरिजिन चेंज हुआ, और ये डिवाइड करा तो स्केल चेंज हुआ। तो ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट शिफ्ट्स ऑफ ओरिजिन, ये स्केल है। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन ये होता है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का प्रॉपर्टी ये होता है कि ये चेंज नहीं होता है ना स्केल और इससे। तो यही दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन में यही दे रखा था। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा था, सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ये दे रखा था आर एक्स वाई इक्वल टू आर यू वी, सेकंड स्टेटमेंट दे रखा था इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। तो उसका आंसर होता है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, और सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। और ये कैसे होता है ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करवा रखा है एआई की मदद से, कि यू वी करने पे जैसे कोवेरियंस में नीचे पी बाई क्यू आ जाता है, और सिग्मा यू में पी और क्यू आ जाता है। जब एक दूसरे डिवाइड करते हैं तो ये पी क्यू कट जाते हैं, तो इसलिए आर एक्स वाई और आर यू बराबर हो जाते हैं, देख लेना। एपीजीपी का फॉर्मूले आ रखे थे मैच करने। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेस एपी का एनएस टर्म का पूछ रखा था ये वाला। चार इधर थे 1 2 3 4, और इधर से मैच करने थे। तो उनमें से एक था nth टर्म के लिए एपी का, फिर जीपी का, फिर सम ऑफ एन टर्म एपी का, सम ऑफ एन टर्म जीपी का। सो आई थिंक ये तो 11th क्लास का ही क्वेश्चन था। फिर ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज का ये जनरल एक्सप्रेशन दे रखे थे। सो एक में ए आर का ये दे रखा था, एम ए का ये दे रखा था, दूसरे स्टेटमेंट में ए आर का ये दे रखा था, एम ए का ये दे रखा था, फिर पूछ रखा था कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये वाले करेक्ट हो जाएंगे। फिर लर्नर इंडेक्स का फॉर्मूला दे रखा था, ये क्वेश्चन पूछ रखा था, इसमें पी प्लस एम सी बाई पी और ऐसे करके। तो ये वाला हो जाएगा लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर। जल्दी जल्दी कर रहे हैं एकदम। फिर कर्टोसिस में दे रखा था कि बीटा टू लेस देन 3 है और गामा टू लेस देन 0 है। तो कौन सा होगा वो, तो अपने को पता है प्लेटोक्रेटिक होगा। क्यों, क्योंकि गामा टू होता है बीटा टू माइनस 3। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गामा टू पे मेसोक्रेटिक होता है, ग्रेटर देन 0 पे लेप्टो, और इस पे प्लेटो। ऐसे याद कर सकते हैं, फ्लैट प्लेट, लेप्टो लीप, लीप करना कूदना, और मेसो अपना नॉर्मल है ही। तो इसमें प्लेटोक्रेटिक हो जाता है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर का भी पूछ रखा था, उसमें एक चार स्टेटमेंट दे रखे थे, कौन से करेक्ट पूछे हैं। तो एक आर स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव ये होता, और एक आर जो है रिग्रेसर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एक्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं उसके साथ आर स्क्वायर बढ़ जाता है, मतलब घटता नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आर स्क्वायर ये होता है ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, और रिग्रेसर बढ़ेंगे तो जनरली इंक्रीज होता है, नॉट स्ट्रिक्टली, जनरली। तो ये सही हो जाएगा। फिर पॉपुलेशन मेजर एक ये दे रखा था पॉपुलेशन प्रेशर का। सो ये डेमोग्राफिक से है शायद, एम माइनस ओ अपॉन ओ। अगर पहली बार भी किसी ने देखा भी नहीं है फिर भी सही कर देगा, क्योंकि ऑप्शन क्या पूछ रखा था, ये पूछ रखा था एम और ओ इक्वल कब होंगे। इक्वल तब होंगे जब ये वाली पूरी इंटिटी है ना ये जीरो हो जाएगी। जीरो होते ही एम इक्वल टू ओ हो जाएंगे, यही पूछ रखा था। यानी एक्चुअल पॉपुलेशन जो है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बराबर कब हो जाएगी। इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर, व्हेन विल बी द इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर 0, ये तो ऑप्शन था 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव। और क्वेश्चन ये था कि व्हेन विल बी द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन इक्वल टू एक्चुअल पॉपुलेशन। ये देखो एम जीरो तब होता है जब दोनों बराबर हो जाए, एम ग्रेटर देन जीरो, एम लेस देन जीरो। तो ये भी इजी क्वेश्चन, पढ़ भी नहीं रखा तब भी। मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। फिर 18 के बाद चलते हैं 19वें पे, हेट्रोस्केडास्टिसिटी। तो इसका डेफिनेशन पूछ रखा था, और इसमें यह पूछ रखा था कि हेट्रोस्केडास्टिस में तीन चार स्टेटमेंट थे।
एक स्टेटमेंट ये था, OLS एस्टिमेटर ऑफ कोफिशिएंट रिमेन अनबायस्ड इवन इन हेटेरोस्केडास्टिसिटी। सो आई थिंक करेक्ट पूछ रखा था या इनकरेक्ट पूछ रखा था, तो उनमें से ये था। तो ये देख लेना, एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं आए हैं, पर ये एक स्टेटमेंट था OLS एस्टिमेटर वाला, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, और ये होती क्या है ये भी आई थिंक एक स्टेटमेंट में पूछ रखा था। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। फिर मैचिंग आ रखा था। मैचिंग किसका आ रखा था? टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर हमको नहीं पता है, रिजेक्ट नल व्हेन नल इज ट्रू, रिजेक्ट एस नोट व्हेन एस इज ट्रू। फिर टाइप 2 एरर क्या है? फेल टू रिजेक्ट या एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बोलते नहीं है, लेकिन पेपर में एक्सेप्ट दे रखा था, एक्सेप्ट H1 और एक्सेप्ट एस नोट व्हेन इट इज फॉल्स। फिर ये दे रखे थे, अगर ये कंडीशन है और ये कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन है तो क्या लगेगा? तो ये जेड टेस्ट है, ये स्पेसिफिक है थोड़ा, और ये जनरल फॉर्म है, तो इसके लिए जेड लगता है, इसके लिए टी लगता है। तो ये मैचिंग करना था। फिर एफ टेस्ट कैलकुलेट करने का क्वेश्चन था। तो एफ टेस्ट अपने को सम ऑफ स्क्वायर दे रखे थे, एन और के दे रखा था, और एफ टेस्ट कैलकुलेट करना था। तो एग्जैक्ट वैल्यूज हमारे पास नहीं है, पर इस टाइप का क्वेश्चन था, और ऐसे करके कैलकुलेट करना था। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पेपर की वैल्यू नहीं है, पर एफ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करनी थी। फिर चलते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन में। प्रॉपर्टीज पूछ रखी थी कि एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एक कम्यूटेटिव होती है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव तो है, यानी ये तो है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव नहीं है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए जनरली नहीं होता है। और मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। तो ये चार स्टेटमेंट थे, उनमें शायद रॉन्ग देखना था, तो ये भी आप कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन आया था, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया 11th क्लास की मैथ्स का। तो इसमें ये दे रखा है, इसका अपने को डोमेन रेंज निकालना है। रेंज यानी वाई की वैल्यू, वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, उसको बोलते हैं डोमेन। तो एक्स अपने को पता है अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया। फिर एक्स स्क्वायर इधर लेके गए, तो ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी इसका 1 का अंडर रूट लगाएंगे तो एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में आ जाएगा, यानी ये इसका डोमेन हो गया। अब ये दोनों वैल्यू रख के देखेंगे हम इसमें, तो y की वैल्यू 1 और 0 आएगी, यानी इसकी रेंज 0 से 1 होगी। इसको मैं एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ। देखो ये डायग्राम होता है, अपने पास था y इक्वल टू अंडर स्कोर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर लेके गए, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसका है? ये सर्किल का इक्वेशन है, ये सर्किल का पूरा यहाँ तक होता है ना, इसका इक्वेशन है ये। अब इसमें से हमको केवल ऊपर वाली दे रखी है, पॉजिटिव वाली, तो ये वाला फंक्शन है इसमें। तो इसमें डोमेन क्या है? एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक आएगी, और रेंज क्या है? वाई की वैल्यू 0 से 1 तक आएगी। ठीक है, तो अपने को क्या पूछी थी? रेंज पूछी थी। तो ये क्वेश्चन में 0 to 1 हो जाएगा। तो ये 11th क्लास के मैथ्स का है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ट्राई करते। जैसे ऑप्शन दे रखा था -1, तो रख के देखो इसमें कि वाई का मान -1 आ सकता है क्या? अंडर रूट -1 तो नहीं आ सकता। 0 से 2 ऑप्शन दे रखा है, तो 2 आ सकता है क्या? वाई का मान नहीं आ सकता। सो इसमें रेंज पूछी थी, रेंज मतलब वाई की वैल्यू, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। थोड़ा डायग्राम बना के करते तो हो सकता था। फिर डीआरएस पूछा था। तो चार स्टेटमेंट दे रखे थे इस टाइप के, कोव-डॉगलस प्रोडक्ट फंक्शन। उसमें डीआरएस क्या है? तो हमको एल की जगह क्या लिखते हैं? लेमडा एल, और के की जगह क्या लिखते हैं? लेमडा के। जब रखेंगे तो इस टाइप का एक ऑप्शन था जिसमें लेमडा के एक्सपोनेंट में 0.75 बचेगा, जो कि 1 से कम है, तो ये डीआरएस हो जाएगा। तो डीआरएस कौन सा, ये पूछा था, तो इस टाइप से कर लेंगे। ये होता है सीआरएस, ये आईआरएस, ये डीआरएस। फिर कोव-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का दे रखा था ये वाला, इसमें एमपीएल कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्यू के फॉर्म में। तो ये है एमपीएल क्यू के फॉर्म में। डेल क्यू बाय डेल एल करा, इधर आया अल्फा एल -1, तो अल्फा आ गया बाहर, ये रहा अल्फा, ये अल्फा बाहर आ गया, और एल की पावर 1 कम हो गई, तो एल को नीचे लगा दिया क्यू के। तो इस फॉर्म में याद करने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हैं एग्जाम में। एमपीके में के की पावर में बीटा है, इसको डी क्यू बाई डी के करेंगे, तो के की पावर में बीटा है, तो ये होता है बीटा के बीटा -1। तो यहाँ तो ये बीटा आ गया, और इसको क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू क्यू में तो बीटा पूरा है ना, क्यू में तो बीटा के की पावर बीटा है, तो एक के नीचे आ जाएगा। आई थिंक मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं करा हो, बट देख लेना, सिंपल जनरल कोव-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और कैपिटल क्यू के फॉर्म में क्या होता है, ये पूछा था। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एमपीएल, वीएमपीएल से एमपीएल कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला मैच करना था। वैल्यूज दे रखी थी,
वैल्यूज याद नहीं है, लेकिन होगा कैसे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे निकलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऐसे निकलेगा। और अगर एमपीएल निकालना है, वीएमपीएल और पी दे रखा है, तो आई थिंक ये 12 और 4 ऐसे कुछ दे रखा था, ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, 2 आएगा, ऐसे मैच करना था। और मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस और इलास्टिसिटी दे रखी थी, तो इसका फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगता, तो हो जाता है इससे। फिर रेवेन्यू निकालना था, टोटल कॉस्ट दे रखी थी, डिमांड प्राइस दे रखा था, टोटल रेवेन्यू निकालना था, पहले पी क्यू आ जाता, फिर एम आर इक्वल टू एम सी करते। फिर ये वाले जो एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। फिर एम आर इक्वल टू एम सी करते, तो इसमें आंसर आता 13 और 456, चार स्टेटमेंट थे, 1 2 3 4। तो पहला स्टेटमेंट था कि हाईएस्ट कब होगा, कितने क्वांटिटी पे होगा, तो एक में 3 दे रखा था, आई थिंक एक में 13 दे रखा था क्वांटिटी, तो 13 वाला जो ज़्यादा वाला वो होगा। और हाईएस्ट रेवेन्यू कौन सा होगा, उसमें भी ज़्यादा वाला, जो ज़्यादा वाला है वो दोनों में होगा, तो ये दो स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। स्टेटमेंट वाइज दे रखा था, एम आर इक्वल टू एम सी करना था, ठीक है। 28 में चलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन में दे रखा था कि इंडिया में मोटा अनाज, जो कोर्स सीरियल है, मोटा अनाज की बुआई में तो कमी आई है उसकी में, और बाकी जो गेहूं और चावल है उनमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उसी पे फोकस हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, नॉर्मल जनरल नॉलेज का। फिर जीएसटी, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्वेश्चन था। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कौन सा है, उसमें जीएसटी स्टैंप ड्यूटी बहुत सारे थे, तो अपने को पता है जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, और क्या होता है वो यहाँ मेंशन कर रखा है, ज़्यादा टाइम है नहीं। फिर बजट पे दो क्वेश्चन थे, एक लॉस ऑफ टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक स्टेटमेंट था, कुछ 1 लाख करोड़ और 56 लाख करोड़, कैसे कैसे तो गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, कुछ करंट का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। फिर 31 में डेट टू जीडीपी रेशियो, ये मैच करना था, ग्रांट टू स्टेट कितना परसेंटेज दे रखा था इधर, तो सबसे ज़्यादा वाला जीडीपी में मैच होता है, मतलब डेट इंडिया का सबसे ज़्यादा जीडीपी के अगेंस्ट अराउंड 82% के आसपास है, तो वही मैच होता। फिर टैक्स बॉयंसी की डेफिनेशन दे रखी थी। फिर एक प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना था। प्राइमरी डेफिसिट अपने को पता है, प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड होता है। तो पहले इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है 120 करोड़, और फिजिकल डेफिसिट भी दे रखा था। फिजिकल डेफिसिट पहले कैलकुलेट करना था, जो होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट जनरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो नॉन डेट जनरेटिंग में अपने को डिसइन्वेस्टमेंट दे रखा था एक तो, और एक और वैल्यू दे रखी थी, ये वाले वैल्यू जो है ना वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, पर कैलकुलेट ऐसे करना था। प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना था, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और फिर पहले फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करना था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट जनरेटिंग लाइबिलिटीज, रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, और ऐसे करके। फिर फाइनेंस कमीशन के ये 11 12 13 14 के चेयरमैन को मैच करना था आपस में, देखो कितना इजी क्वेश्चन ये है देखा जाए तो। फिर की रिकमेंडेशन 14th और 15th फिनेंस, और यहाँ पे दो और फिनेंस कमीशन थे, इनकी रिकमेंडेशन 42% 41% अपने को बताया। जो लेटेस्ट वाला मैंने उसमें 41 हो गया था, इससे कम हो गया था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हमने हटा के यूटी का दे दिया ना, इसलिए तो इससे मैच करते तो शायद बन जाता केस 36। फिर 36 में आ रखा है गिफिन गुड में, तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो पूछती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, और नेट इफेक्ट डोमिनेटेड बाय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेटेड बाय इनकम इफेक्ट। तो मेरा मानना ये है, एनटीए क्या मानती है, आप क्या मानते हैं, बताना गिफिन गुड वाला। फिर किंग डिमांड करो किसने दिया था, स्विस जी ने। फिर कल्डर हिक्स पूछा था, कंपनसेशन क्राइटेरिया वेलफेयर का कौन सा है, ऑप्शन में कल्डर हिक्स था, इतना इजी। फिर लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, ये पूछ रहा था, लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कितनी होती है, कम होती है, पीपल लोग क्या करते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं सारा पैसा, या आइडल कैश में रखते हैं, कि खाली कैश में रखते हैं, तो कैश में रखते हैं, तो ये वाले ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। चार स्टेटमेंट दे रखे थे, पूछा था कौन से करेक्ट है, तो एक था इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, और लोग बहुत कम हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाती है, और लोग नहीं, एक ही आई थिंक इसमें इतना ही पूछ रखा था। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता कि पीपल होल्ड एक्सेस मनी एज कैश, अवॉइड बॉन्ड्स। डिफिसिट फिनेंसिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है, गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, और क्राउडिंग आउट होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, ये दे रखा था। फिर ट्रेड थ्योरी को मैच करना था, हॉटरी सुम्पीटर का इनोवेशन है, ये शायद इनकरेक्ट पूछा था, ये शायद इनकरेक्ट था। जूनियर हिक्स का इसका ये है, और पॉल सैमुअल्स का मल्टीप्लायर एक्सेलरेशन है। फिर मनरेगा में स्टेटमेंट दे रखे, तो में से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता। 2 अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी नाम रखा है, क्वेश्चन में आया था 2010। फिर आरबीआई सेबी क्या है, स्टेचुरी बॉडी है, और नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी बॉडी है।
तो इसका करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रखा था, ठीक है। फिर और क्वेश्चन आ रखे थे, मंडल फ्लेमिंग स्टेटमेंट दे रखे थे, बहुत सारे और भी इजी इजी क्वेश्चन आ रखे थे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन से क्वेश्चन जो मैंने अभी मिस कर दिए वो और आ रखे हैं। कोई न्यूमेरिकल भी, आई थिंक एक आधा न्यूमेरिकल भी छूटा है मेरे से, वो आ रखा है। पेपर ओवरऑल इजी था, है ना। मैथ्स और न्यूमेरिकल जो ज़्यादा पूछ रहे थे वो कम पूछी है। पीवाईक्यू में था, स्टेटमेंट बेस्ड था, और नॉर्मल पेपर से 25 मिनट कम लगते हैं सॉल्व करने में इस पेपर को, ठीक है। थैंक यू, कमेंट जरूर करना, है ना। थैंक यू।